अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन आर लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन आर C3 पाथवे आर ब्लैकमैन्स रिएक्शन आर केल्विन बेंसन बेशम साइकिल आर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस आर पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस आर रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। तो पहले तो हम काजाफ नेम लेते हैं कि इसको इतने नाम क्यों दिए गए हैं। तो याद रखें, डार्क रिएक्शन का नाम जो है ये इसलिए दिया गया है कि इस रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती। यानी बाद स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद इसको इसलिए डार्क रिएक्शन का नाम दिया है कि ये सिर्फ रात के वक्त होती है, लेकिन ये हालत है, ये दिन के वक्त भी होती है, लेकिन सिर्फ इसके लिए डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो लाइट रिएक्शन से डिफ्रेंशिएशन के लिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया है। और लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन का नाम इसलिए दिया गया है कि अगेन वही बात है, इस रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, अगर लाइट मौजूद भी ना हो तब भी ये रिएक्शन हो सकता है। C3 पाथवे का नाम इसलिए दिया है कि इस रिएक्शन में हमारे साथ जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लाइसरेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 पाथवे का नाम भी दिया है। और याद रखें, वो प्लांट जिसमें C3 पाथवे या C3 साइकिल होती है उसको हम C3 प्लांट कहते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम एक और साइकिल को भी पढ़ेंगे जिसका नाम है C4 पाथवे और C4 साइकिल। और वो प्लांट जिसमें C4 साइकिल होता है या C4 पाथवे होता है उसको फिर हम कहते हैं C4 प्लांट। तो यहाँ पर ये याद रखें कि वो प्लांट जिसमें C3 पाथवे होती है इसको हम कहते हैं C3 प्लांट। ब्लैकमैन्स रिएक्शन इसलिए इसको कहते हैं, ब्लैकमैन जो था ये एक साइंटिस्ट था, इसने 1906 में 1906 में फॉर द फर्स्ट टाइम इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो था वो पेश किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। लेकिन इसने डिस्कवर नहीं किया था, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था कि फोटोसिंथेसिस में एक इसी तरह का रिएक्शन भी है। केल्विन बेंसन बेशम साइकिल का नाम इसलिए दिया है कि ये 3 साइंटिस्ट थे जिसने 1950 में 1950 में फिर इस रिएक्शन को डिस्कवर किया, तो इसलिए इसको केल्विन बेंसन बेशम साइकिल का नाम भी देते हैं। याद रखें, बाज़ जगहों पर सिर्फ केल्विन बेंसन साइकिल इसको कहते हैं, बाज़ जगहों पर सिर्फ केल्विन एंड बेशम साइकिल का नाम भी इसको देते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम तीनों को कंबाइन करें इसी तरह, केल्विन बेंसन बेशम साइकिल, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट थे, इसने इसको डिस्कवर किया था। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इसलिए इसको कहते हैं कि इसके लिए लाइट की ज़रूरत तो नहीं होती, यानी ये डायरेक्ट लाइट पर डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं ATP एंड ADPH2 उस पर यह कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ये रिएक्शन। यानी कि अगर लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाए फिर ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाए, क्योंकि फिर इसको वो लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगी, फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बार बार कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रिएक्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो वाटर जो है वो तो लाइट रिएक्शन में यूज़ होते हैं, वहाँ पर उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है, इसलिए इसको पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल इसलिए इसको कहते हैं कि इस रिएक्शन का जो स्टार्ट है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट से होता है, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और 5 कार्बन कंपाउंड को हम पेंटोस कहते हैं, इसलिए इसको रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये प्लांट में कहाँ पर होता है, तो ये प्लांट में लीफ में होता है, लीफ में भी मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी स्ट्रोमा में, ना कि ग्रेना में, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो था वो ग्रेना में होता था, उसके लिए डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती थी, इसके लिए डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो ये ग्रेना में नहीं होता, ये स्ट्रोमा में होता है। ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है 3 स्टेप में। फर्स्ट जो स्टेप है इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन और कार्बोक्सिलेशन, और सेकेंड जो है वो है रिडक्शन,
और थर्ड जो है वो है रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एडिशन ऑफ कार्बन। तो मैं इस रिएक्शन में ये स्टेप जो है आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा स्टेप जो है ये कार्बोक्सिलेशन है या कार्बन फिक्सेशन है, कौन सा रिडक्शन है और कौन सा रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट है। तो हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये याद रखें, ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ये पहले से प्लांट में यानी कि प्लांट के लीफ के क्लोरोप्लास्ट में या स्ट्रोमा में मौजूद होता है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर हमने इसके 6 मॉलिक्यूल जो है वो लिए हैं, 6 मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में मौजूद होता है, जिसको प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू इसको एब्जॉर्ब किया है। तो ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है केटो एसिड। केटो एसिड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और वही 6 मॉलिक्यूल होंगे जो यहाँ पर थे। लेकिन यहाँ पर राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो था ये 5 कार्बन कंपाउंड था, तो ये 5 और ये कार्बन भी इसमें ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पर 6 कार्बन हो गए हमारे साथ। तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं कार्बन फिक्सेशन और कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई राइबोलोज बाइफॉस्फेट को। अब ये जो केटो एसिड है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है फॉस्फोग्लाइसरेट में। तो फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यानी कि ये 6 कार्बन कंपाउंड था और 6 मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पर हर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई, डिवीजन हो गई 2 मॉलिक्यूल में। तो हमारे साथ 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, लेकिन वो 3 कार्बन के होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यह हमारे साथ 6 पेन है, तो आप लोग कंसीडर करें कि ये एक केटो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, यहाँ पर 6 है। और यह हर केटो एसिड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इसकी भी 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में ब्रेकडाउन हो जाएगी, इसकी भी। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड था। तो फिर जब 2 में ब्रेकडाउन हो जाएगी तो फिर इससे 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो वो बन जाएंगे, लेकिन फिर ये 3 कार्बन के होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि ये जो स्टेप है इसमें जो एंजाइम यूज होती है वो है रोबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि मोस्ट कॉमन प्रोटीन है नेचर में। और ये जो एंजाइम है ये मुनाफिक है, हम इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है जैसे कि इस रिएक्शन में, तो फिर ये एक्ट करती है एज अ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, आगे जाकर हम फोटो रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो फिर ये एंजाइम जो है ये एक्ट करती है एज अ राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट जो उस पर डिपेंडेंट है, उसकी अमाउंट के साथ ये भी चेंज हो जाती हैं। तो हमारे साथ 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये बन जाते हैं, जो कि हर मॉलिक्यूल जो है ये 3 कार्बन का होता है। अब ये स्टेप जो है इसमें फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये चेंज हो जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट, और वही 12 मॉलिक्यूल होंगे और हर मॉलिक्यूल जो होगा वो 3 कार्बन का होगा। लेकिन इस स्टेप में 12 एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये भी यूज्ड हो जाते हैं और वो चेंज हो जाते हैं एडीपी में। अब यहाँ पर ये जो एटीपी है ये कहाँ से आई है, ये लाइट रिएक्शन से आई है। और फिर ये एडीपी जो है ये फिर चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, फिर वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में, फिर यहाँ पर आ जाते हैं और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं
बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के। ये डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो ये लाइट रिएक्शन से आए थे। अब यहाँ पर हमारे साथ बन जाएगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। तो बाई का मतलब है 2, यानी कि यहाँ पर 2 फॉस्फेट होंगे, लेकिन एक जो होगा वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा और दूसरा कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और अगेन वही 12 मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल जो होगा वो 3 कार्बन का होगा। तो इस स्टेप में भी 12 NADPH जो है वो यूज़ हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 12 NADP में। और ये कहाँ से आए थे? ये भी लाइट रिएक्शन से आए थे, और ये NADP जो है ये फिर वापस लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे, वहाँ पर फिर ये चेंज हो जाएंगे NADPH में, वो फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर यूज़ होंगे। तो इस तरह ये साइकिल भी जारी रहता है। तो ये भी लाइट रिएक्शन से आए थे। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये जो स्टेप था इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन। अब ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, यहाँ पर याद रखें 3 फॉस्फेट का मतलब कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, इसलिए इसको ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। तो इसके हमारे साथ 12 मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल। तो इस 12 मॉलिक्यूल जो है इससे 2 मॉलिक्यूल जो है ये सेपरेट हो जाएंगे और 10 मॉलिक्यूल जो है ये रह जाएंगे, और अगेन हर मॉलिक्यूल जो होगा वो 3 कार्बन का होगा। तो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल है लेकिन 3 कार्बन के हैं, ये कंबाइन हो जाएंगे और बना लेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर ये 6 कार्बन कंपाउंड होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मतलब कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का है। तो ये ऐड हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, फिर ये क्या होगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिसको हमने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो उससे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो रिमेन हो जाता है, और फिर वो ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाता है सक्रोज में, जो कि इस रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट है। अब राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है इसकी रीजनरेशन किस तरह होती है? तो 2 मॉलिक्यूल जो है ये तो सक्रोज में चेंज हो गए ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ये 10 मॉलिक्यूल जो है ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये रीजनरेट हो जाते हैं 2 राइबोलोज बाइफॉस्फेट में। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मॉलिक्यूल है ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और हर मॉलिक्यूल जो है ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल हैं। तो पहले ये इस तरह कंबाइन हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है। इसके बाद ये भी कंबाइन हो जाते हैं और ये भी 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो फिर इससे एक कार्बन जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो चला जाता है, और इससे भी एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो चला जाता है, और ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो रह जाता है, और ये भी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो रह जाता है, और ये 3 मॉलिक्यूल और ये 1 और ये 1, ये एक अलग 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5, तो इस 5 मॉलिक्यूल जो है इसने 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है
इसको बना लिए। ये 1 2 3 4 5 ये 5 मॉलिक्यूल जो है ये भी 5 कार्बन के मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल थे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के, तो ये 6 मॉलिक्यूल जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट के इसकी रिजनरेशन हो जाती हैं। और यहाँ पर भी 6 ATP जो है वो यूज़ हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं ADP में, ये फिर चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, वहाँ पर फिर चेंज हो जाते हैं ATP में, फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिर यूज़ होते हैं। तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। यानी कि हमारे साथ सक्रोज भी बन जाते हैं इस रिएक्शन में, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट जिससे इस रिएक्शन का स्टार्ट हुआ था वो भी हमारे साथ आखिर में रिजनरेट हो जाते हैं। तो ये था डार्क रिएक्शन और लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।